हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आईक्यू पर। और आज मैं स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं जीके में। वैसे यूपीएससी में भी इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई बैंक एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के हिसाब से। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि क्या ये एनजीटी है, इसकी स्थापना कैसे हुई है और क्या क्या इसकी संरचना है, साथ ही साथ क्या क्या इसके इस प्राधिकरण के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मैंने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाई है इसके लिए, तो आप वीडियो पूरी देखिए। आपको आई होप कुछ अच्छा जानने को मिलेगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। तो साथ ही साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और जीके करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का लेक्चर। सो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हुई देश में। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको पता है कि पर्यावरण का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। मतलब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऊपर से अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो जजेस की कमी है, वकीलों की कमी है और सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारे केस पहले से ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो ऐसे में पर्यावरण की तरफ जो है ध्यान कैसे जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इतने पोल्यूशन के वातावरण के अंतर्गत ये ज़रूरी है कि पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए एनजीटी की ज़रूरत जो है महसूस हुई। इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक इस तरह का एक प्राधिकरण बना दिया गया था। सो इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि वो भी एक नई चीज़ इसमें स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके। मतलब जितना संभव हो सके विकास की परियोजनाओं में या किसी भी चीज़ में हम लोग कम से कम पर्यावरण को हानि पहुंचाएं। और साथ ही साथ इसमें वनों की सुरक्षा या फिर अगर हम कहें प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, जो कि हमारे झील, नदियाँ हो गई या फिर हमारे पहाड़ हो गए, पर्यावरण से जुड़े जितने भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी जुड़े मामले हैं, उनका निपटारा जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि एनजीटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनजीटी भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एनजीटी की स्थापना जो है वो 18 अक्टूबर 2010 को की गई। ये किसके अंडर की गई? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 को। यानी कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्या है कि इसकी स्थापना जो है ये की गई है। मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप समझते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब, यानी कि वैधानिक है, यानी कि संसद द्वारा एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया है। हालांकि आर्टिकल 323 बी के अंतर्गत ऐसा प्राधिकरण बनाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इस प्राधिकरण की अगर स्थिति के बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर बनाई गई थी। देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य इसका था पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से सुलझाना, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कोर्ट में केसेस जो है पेंडिंग रहते हैं। तो इस बीच पर्यावरण के मुद्दों को स्पेशली इस ट्राइब्यूनल के माध्यम से, एनजीटी के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, साथ ही साथ जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका जो भार है उसमें भी कमी आएगी। मतलब एटलीस्ट पर्यावरण के मुद्दे को हम अलग करके एनजीटी में सुलझा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एनजीटी के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 6 महीने के अंदर सुलझाया जाना अनिवार्य है। मतलब कि जो भी मुद्दा आता है उसको 6 मंथ के अंतर्गत जो है इसको सुलझाना ज़रूरी होता है एनजीटी के अंतर्गत। तो एक तरह से स्पीड पे ध्यान दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी जो है मामलों का निपटारा किया जा सके, क्योंकि देखिए पर्यावरण के मुद्दों से रिलेटेड बहुत सारे लोग इससे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब किसी बांध वगैरह बनाया जाता है नदी का, या फिर वृक्षों की कटाई वगैरह की जाती है, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उन पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो उन लोगों को पुनर्वासित करना है, विस्थापित करना है, या उन लोगों का संरक्षण करना है। तो ये सब बहुत अहम मुद्दे होते हैं जो ज़रूरी है सुलझाने। तो 6 महीने के अंदर, यानी कि जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाता है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का। उसके बाद अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वो 4 हैं।
उनके नाम आपको याद रखने हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो 4 जगह पे हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय आप ज़रूर याद रखें, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ऑप्शन इस तरह से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वहाँ पर इसका एनजीटी का मुख्यालय नहीं है, या फिर मतलब एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस एनजीटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को अंडर एनजीटी एक्ट 2010। नेक्स्ट देखते हैं, एनजीटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सांविधिक बोल सकते हैं, वैधानिक बोल सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के इसको स्थापित किया है। ये संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है कि जैसे कि आपको पता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 आर्टिकल के अंतर्गत उसका प्रावधान है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का प्रावधान प्रॉपरली किसी आर्टिकल में नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को पूरी पावर है कि वो इस तरह के ट्राइब्यूनल्स बना सकती है, तो इस तरह से एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था, तो इसको हम बोलते हैं सांविधिक। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, फिर सीएजी है, सीएजी जो होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत है। तो इस तरह से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब वैधानिक है। उसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इस पर आधारित है। अनुच्छेद 21 पर कैसे आधारित है मैं आपको समझाती हूँ। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार है, जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार, रोटी मतलब स्वच्छ जीवन का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार जो है, तो इसमें अच्छे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। यानी कि अगर पर्यावरण ही अच्छा नहीं होगा तो आपको शुद्ध हवा कैसे मिलेगी, और शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो आपको बीमारियाँ होंगी और जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आपकी जो उम्र है वो घटती चली जाएगी। तो ऐसे में आपको अच्छा जीवन कैसे मिला, तो एक अच्छे जीवन जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो इसको अपनी प्रेरणा जो है, एनजीटी की स्थापना की जो प्रेरणा है हमें आर्टिकल 21 से मिलती है। उसके बाद एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मतलब इसमें अपील की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सपोज रेजिडेंशियल एरिया में कोई फैक्ट्री आपने स्थापित कर दी, या फिर आपने किसी एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनको लगातार कोई काट रहा है अपने पर्सनल यूजेस के लिए, तो भी आप एनजीटी के अंतर्गत जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसके बाद एनजीटी के निर्णय जो है वो बाध्यकारी होते हैं, मतलब अगर एनजीटी ने कोई आदेश दिया है, निर्णय दिया है, तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दंड मिलने का भी पूरा प्रावधान है। हालांकि दंड इसमें कारावास भी होती है, उसके साथ साथ आपको मतलब जिन लोगों को आप प्रभावित कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको आपको मुआवजा भी देना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे दंड जो हैं इसमें प्रावधान उनका किया गया है। तो याद रखना है कि इसके निर्णय जो है वो बाध्यकारी होते हैं। यह पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करता है, मतलब सपोज किसी आपने कि किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई है और उसकी वजह से वहाँ पे लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही है। सपोज फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो डायरेक्ट आपने रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री लगा दी है और धुआं निकल रहा है वहाँ से, जिससे लोगों को बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई भी चीज़ है, तो उन लोगों को दिक्कत भी होती है, उनको कोई शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उस फैक्ट्री मालिक को करनी पड़ेगी। तो ये इसके अंदर प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर कोई फैक्ट्री मालिक है या कोई फैक्ट्री मालिक को अगर कोई निर्णय दिया जाता है, आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है या फिर गलत निर्णय दिया गया है, तो वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 90 डेज़ के अंतर्गत उन्हें अपील करनी पड़ती है। मतलब 90 डेज़ के अंतर्गत आपको अपील करनी पड़ेगी उस फैसले के बाद, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देता है तो फैसला निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें उसको बिल्कुल करेक्ट शो कर दे तो आपको फिर वो फैसला जो है मानना ही पड़ेगा। वैसे एनजीटी के जो मामले होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो बाध्यकारी होते हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं मानेंगे। आप अपील करने का आपको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, आप अपील कीजिए, लेकिन वैसे एनजीटी के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। भारत ऐसा पहला विकासशील देश है जिसने इस तरह के विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंडिया जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है तीसरा देश था जिसने इस तरह का न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। लेकिन अगर हम विकासशील देशों की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो बिल्कुल विकसित कंट्रीज़ हैं, मतलब ये तो पूरी डेवलप्ड नेशंस हैं, तो इनकी कैटेगरी अलग होगी। लेकिन अगर हम विकासशील देशों की कैटेगरी में बात करें तो इंडिया जो है वो पहला है जिसने इस तरह का न्यायाधिकरण की स्थापना की, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे जो देश थे जिन्होंने सबसे पहले जो है इनकी स्थापना की थी, एक एनजीटी की स्थापना की थी अपने देश में। अगला देखिए, एनजीटी जो है 7 कानूनों के तहत जो है नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो कौन कौन से हैं 7 कानून, हम देखेंगे एक बार। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974,
उसके बाद जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर जो है 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके बाद लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। सो ये 7 एक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत जो है एनजीटी सुनवाई कर सकता है नागरिक मामलों की। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स है जो 1908 का सिविल कोड है, उसको भी मानने के लिए जो है ये जो एनजीटी है वो उसके पालन करने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। तो सिविल कोड को फॉलो नहीं करता है एनजीटी, और ये बात याद रखना है कि इन 7 एक्ट्स के अंतर्गत जो है ये नागरिक मामलों की सुनवाई करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब एक बार हम इसकी जल्दी से इसकी संरचना और देख लेते हैं। देखिए, एक अध्यक्ष होता है इसके अंतर्गत, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं, अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। और कार्यकाल होता है 5 वर्ष, मतलब अध्यक्ष का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष होता है। और अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियुक्त करती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी सलाह पर उसके विचार विमर्श करने के बाद ही केंद्र सरकार जो है एनजीटी के अध्यक्ष को नियुक्त करती है। साथ ही साथ कम से कम 10 सदस्य ज़रूर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। मतलब अगर 10 न्यायिक सदस्य हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य हैं तो टोटल आपकी स्ट्रेंथ जो है 20 होगी, तो वो इनफ है। तो ये इसकी एनजीटी की पूरी संरचना है। ये भी आपको याद रखने की पूछ लिया जाता है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कितने नहीं। अब एक बार देख लेते हैं कि पहला अध्यक्ष कौन था। सो लोकेश्वर सिंह पंटा जो हैं वो इसके पहले अध्यक्ष थे एनजीटी के, जो कि 2010 में बने थे। उसके बाद अभी जो अध्यक्ष हैं इसके फिलहाल जो अध्यक्ष है वो है आदर्श कुमार गोयल। तो आदर्श कुमार गोयल जो हैं अभी इसके रिसेंट अध्यक्ष है। आज की डेट में जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो इसमें आदर्श कुमार गोयल हैं, बाद में चेंज हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी करंट में ये है कि आदर्श कुमार गोयल इज़ द अध्यक्ष। उसके बाद पहले जो थे वो लोकेश्वर सिंह पंटा थे। तो देखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज़, ये थे कुछ फैक्ट्स एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। एसएससी में या डीएसएसबी में इस तरह के जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप पढ़िए, एनजीटी की साइट पर जाइए, वहाँ से पढ़िए, किसी किताब से पढ़िए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप में पढ़ना ज़रूरी है। तो हालांकि फैक्चुअल क्वेश्चन डीएसएसबी या एसएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक इससे बाहर आपका एसएससी या डीएसएसबी में कुछ नहीं आएगा एनजीटी से। और एनजीटी के जो निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उनको भी पढ़िए कि क्या क्या दिया गया था। जैसे कि 2013 में उत्तराखंड में जो है एनजीटी ने अलकनंदा जो हाइड्रो पावर लिमिटेड थी उनको आदेश दिया था कि वो जितने भी याचिका करता है उन सबकी क्षतिपूर्ति करें। ठीक है, और उसी बेसिक उस मामले के अंदर जो है एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत जो है उसका पालन किया था, यानी कि पॉल्यूटर पेज का सिद्धांत का पालन किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉल्यूटर पेज के सिद्धांत का पालन एनजीटी ने कौन से निर्णय में किया था, कौन से ईयर में किया था। तो ये 2013 में किया था उत्तराखंड में। साथ ही साथ एनजीटी ने ये भी आदेश दिया है दिल्ली में कि भाई जितने भी 10 साल से पुराने डीजल वाले वाहन हैं उनको चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने खबर ज़रूर पढ़ी होगी, 2015 में ये निर्णय दिया गया था। तो एनजीटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय भी हैं जो उन्होंने दिए हैं, और ये एनजीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिए। आई होप कि आपको डीएसएसबी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जीके में एनजीटी से। सो गाइज, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।